नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 13 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब उस डाइपोल के साथ क्या होता है। तो फटाफट क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भाई ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है। वैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, लेकिन हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, ऐसा फील्ड जो हर जगह एक जैसा होता है। तो यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब ऐसा फील्ड जिस फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पर क्या होती है, इक्वल होती है। उस टाइप के फील्ड को हम क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे दिखाते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे दिखाते हैं, तो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हेल्प से दिखाते हैं। अब अगर मेरे पास जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें दिखाना है अगर वो यूनिफॉर्म हो तब उसको कैसे दिखाएंगे, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एज वी नो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड इन दिस वे कि अगर मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ करूं और सारे लाइनों के बीच की जो स्पेसिंग है वो क्या हो, इक्वल हो, तब ये लाइन किसको दिखाएंगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाएंगी। ये जो मेरे पास फील्ड है ये कैसा फील्ड है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये बात समझ में आई। अब मुझे क्या करना है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखना है। डाइपोल कैसा होता है ये भी हम जानते हैं। डाइपोल कुछ ऐसा दिखता है भाई, यहाँ कितना चार्ज माइनस क्यू चार्ज, यहाँ कितना चार्ज प्लस क्यू चार्ज, दोनों का बीच का सेपरेशन कितना होता है, 2L होता है। और इस अरेंजमेंट को या इस कॉम्बिनेशन को ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इज नोन एज डाइपोल। ये क्या है, मेरा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसको यहाँ से उठाओ और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो। रखो फिर। अब रखना कैसे है, रखना है एक एंगल पर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैं रख दे रहा हूं इसको यूं करके, एड सम एंगल विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये क्या होगा मेरे पास यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पर ये क्या होगा मेरे पास माइनस क्यू चार्ज। ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी हो जाएगी मेरी, 2L। मान लिया किसी एंगल थीटा पर मैंने क्या कर दिया, इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड से रख दिया। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कैसे होता है, ये सेंटर है इसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कुछ इस तरह से होता है, यानी फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P और E के बीच का एंगल है उसको मैंने कितना बोल दिया, थीटा बोल दिया। अब मैंने यहाँ P लिखा नहीं है लेकिन आप समझ लो P कैसे है, कुछ इस तरह से है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ P एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड दिस इज एंगल बिटवीन P एंड E। ये बात समझ में आई। ओके, नाउ अब होगा क्या, जरा समझो। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, दो चार्ज का कॉम्बिनेशन है। एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है। अब इन चार्ज को रखने पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो होगा वही चीज किसके साथ होगी, डाइपोल के साथ होगी। देखो जरा, अगर मैं इस चार्ज को यहां पर रखता हूं तो इस चार्ज पर क्या होगा, ऑब्वियसली बात है भाई, फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा फोर्स, हमने पढ़ा है जब भी हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब उसमें फोर्स लगता है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है। तो ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तब इस पॉजिटिव चार्ज में इस पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा वो कहां की ओर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। यानी किस डायरेक्शन में भाई, इस डायरेक्शन में। लेट अस से वो कितना फोर्स लग रहा है, मेरा F1 फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। क्लियर है बात। अब मुझे कोई बता सकता है इस F1 की वैल्यू कितनी होगी, बहुत सिंपल है। कैसे, सिंस वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना होता है, F अपॉन Q के बराबर होता है। तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, E इंटू Q आ जाएगा। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है, क्योंकि हर पॉइंट पर E है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। और इस पॉइंट पर कितना चार्ज रखा है, Q चार्ज रखा है। तो इस पर लगने वाला फोर्स F1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये QE के बराबर आ जाएगा। ये बात समझ में आई। नाउ अब इस पॉइंट पर आओ, फिर इस पॉइंट पर कहां की ओर फोर्स लगेगा, कैसा चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज में फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यानी फोर्स कहां को लग जाएगा भाई,
इधर की ओर लग जाएगा। लेट अस से दिस फोर्स इज F2। अब मुझे कोई बता सकता है कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? आंसर बड़ा सिंपल है, जितना ये है उतना ही होगा। क्यों? जितने चार्ज का मैग्नीट्यूड इसका है उतना ही मैग्नीट्यूड इसका भी है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर है उतनी ही यहां पर भी है, क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है। इसका मतलब जो यहां से मेरे पास F1 निकल के आया वो तो कितना है मेरे पास, Q इंटू ई है। दूसरा जो F2 निकल के आएगा वो भी कितना होगा, Q इंटू ई के बराबर होगा। तो F2 इज ऑल्सो इक्वल टू Q इंटू ई। ठीक है, ये बात समझ में आई। यानी इस डायपोल में क्या लग रहा है, कपल ऑफ फोर्स लग रहा है। कपल माने दो फोर्स, और दो फोर्स कैसे हैं, इक्वल हैं, और दोनों कैसे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। और जब भी हम ये बोलते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पर कपल ऑफ फोर्स लग रहा है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, रोटेट करता है। या उसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, कपल ऑफ फोर्स का मतलब एक और नाम होता है इसके लिए, वो नाम होता है क्या, टॉर्क। यानी कपल ऑफ फोर्स जब भी लगता है तब उस ऑब्जेक्ट में क्या लग रहा होता है, टॉर्क लग रहा होता है। तो कहने का तरीका क्या हो जाएगा कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तब उस पर क्या लगेगा, कपल ऑफ फोर्स लगेगा, या फिर क्या बोलेंगे, टॉर्क लगेगा। क्यों, क्या कर रहा है, इसे घूम जा रहा है। देखो इसमें कहां की ओर फोर्स, इधर की ओर, इसमें कहां की ओर फोर्स, इधर की ओर, क्या हो जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा। होगा नहीं होगा ऐसा, ये बात समझ में आ रही है आपको। इसको ऐसे पकड़ेगा, ये ऐसे घूम जाएगा। यानी अगर ये मेरे पास डायपोल है तो इसमें फोर्स कहाँ की ओर, इधर की ओर, इसमें फोर्स इधर की ओर, देखो क्या होगा, ये ऐसे घूम जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आ रही है आपको। और जब भी कोई चीज रोटेट करती है तो उसमें फोर्स नहीं लगता, उसमें क्या लगता है, टॉर्क लगता है। हमने पढ़ा भी था क्लास 11th में, टॉर्क इज ए रोटेशनल एनालॉगस ऑफ फोर्स। ठीक है, तो जब भी कोई चीज घूमती है तो उसके घूमने के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल होती है दैट इज नोन एज टॉर्क। यानी इसमें क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, या बोल सकते हैं कपल ऑफ फोर्स लग रहा है। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो कहां की ओर होगी। हम सब जानते हैं टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अभी हम कैलकुलेट भी करेंगे कि इसमें कितना टॉर्क लग रहा है, लेकिन फिलहाल हम किसकी बात कर लेते हैं, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं कि वो टॉर्क किस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो हमने ये पढ़ा था, टॉर्क की डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, इस तरह से जिस डायरेक्शन में डायपोल घूम रहा है उस डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को कर्ल करेंगे, यूं करके। और मेरा डायपोल कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। डायपोल इज रोटेटिंग लाइक दिस, इस तरह से घूम रहा है, बिकॉज ये फोर्स यहाँ क्यों लग रहा है, ये फोर्स यहाँ की और डायपोल ऐसे घूम रहा है, तो डायपोल ऐसे घूमेगा। तो ऐसे उंगलियों घुमाओ, घुमाई मैंने उंगलियां। अब जिस डायरेक्शन में उंगलियां घूमी, मतलब उंगलियां घूमी इस डायरेक्शन में, अब जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट किया, कहां की ओर, ऐसे अंदर की ओर, यानी कहां की ओर, टुवर्ड्स द बोर्ड। ठीक है, और कैसे होगा, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एंड इनवर्ड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू बोर्ड। आप क्या लिखोगे, पेपर। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एंड इनवर्ड डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनवर्ड, यानी अंदर की ओर। क्लियर है इतनी बात। तो ये क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। और इसी को दिखाने का एक सिंबॉलिक तरीका क्या होता है, अगर ऐसे अंदर की ओर जा रहा है तो इसको कैसे दिखाते हैं हम, ऐसे क्रॉस से दिखाते हैं। क्रॉस को दिखाया पता आपको, जैसे आपने ऐसे तीर मारा तो जब तीर आगे की ओर जाता है तो तीर के पीछे ऐसे क्रॉस बना होता है, तो आपको सिर्फ क्रॉस दिखेगा। क्लियर बात। तो ऐसे क्रॉस दिखाते हैं और डायरेक्शन कैसे हो जाएगी इसकी, इनवर्ड हो जाएगी। क्लियर। नाउ एक और ऐसे स्कीमेटिक डायग्राम देख लेते हैं, थोड़ा और आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक, यहाँ बना रहा हूँ मैं। अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन चेंज कर दे रहा हूँ। लेट अस से माय इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा वो इस तरीके का है, और एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम है दूसरा वाला। ओके, तो अगेन ये मेरे पास कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि हर लाइन के बीच का सेपरेशन क्या है, सेम है। और यहाँ मैंने क्या कर दिया, इस तरह से एक डायपोल रख दिया एट सम एंगल विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर क्या चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज बोल दे रहा हूँ, और यहाँ कैसा चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज बोल दे रहा हूँ। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखो इस प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स है कहाँ की ओर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में लगेगा। किस डायरेक्शन में, इन दिस वे। और फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं ये बोल रहा हूँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ई है, तो फोर्स एट दिस पॉइंट ऑन दिस प्लस क्यू चार्ज विल बी इक्वल टू क्यू इंटू ई होगा। यहाँ बताओ फिर यहाँ फोर्स कहाँ की ओर लगेगा, अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और इसकी वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, स्मॉल ई इंटू क्यू के बराबर होगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा।
अब यहाँ पर देखो डायपोल ऐसे रखा हुआ है, यहाँ फोर्स ऐसे ऊपर की ओर, यहाँ फोर्स ऐसे नीचे की ओर, क्या करेगा बताओ, ऐसे घूम जाएगा। यानी कैसे घूम रहा है अभी, इस तरह से घूम रहा है। अब राइट हैंड रूल लगाओ, एंड टॉर्क की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसे परपेंडिकुलर टू द बोर्ड बट आउटवर्ड डायरेक्शन। तो कैसे घूम रहा है अभी, ये ऐसे घूम रहा है यूं करके। अगर ये क्या है, एक्सेस ऑफ रोटेशन है, तो ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, यूं करके ऐसे घूम रहा है यूं करके। तो इस टाइम पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी कैसे, परपेंडिकुलर टू बोर्ड और दूसरा आउटवर्ड, कैसे, आउटवर्ड डायरेक्शन। और आउटवर्ड डायरेक्शन को दिखाने के लिए हमारे पास सिंबल क्या होता है, ऐसे डॉट लगा दो, फिर ऐसे, दिस डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटिंग आउटवर्ड डायरेक्शन। ऐसे क्यों दिखाया, क्योंकि अगर आप तीर आपके ओर आएगा, आपको तीर की सिर्फ क्या दिखेगी, इन निप दिखेगी, इसलिए दिस इज आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है बात। आप ये डायग्राम बना सकते हो, ये बना सकते हो, लेकिन इस पूरे डिस्कशन का जो कंक्लूजन है, जो सार है, वो ये है कि व्हेनेवर वी प्लेस एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन ए टॉर्क एक्ट ऑन द डायपोल। सिंपल सी बात है भाई, क्या लगता है, टॉर्क लगता है। और उस टॉर्क के डायरेक्शन की बात करेंगे तो कैसे निकालेंगे हम, ऐसे निकालेंगे, राइट हैंड रूल से। नाउ अब बात पारी आ रही किसकी, कि हाउ वी कैलकुलेट दिस दिस टॉर्क। इस टॉर्क को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इन डालो क्या, कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क, यहां बोल सकते हैं फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। तो इधर लिख रहे हैं, इन डालो कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क, यानी उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा ये देख रहे हैं। अगेन अज्यूम कर लो कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, इस तरह से इनमें से कोई भी एक डायग्राम बना सकते हैं, मैं ये वाला बना रहा हूँ, ठीक। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यूं करके मेरे पास, जिसकी वैल्यू कितनी है, हर पॉइंट पर ई है। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या रखा हुआ है, एक डायपोल रखा हुआ है, इस तरह से यूं करके। और मान लिया इसका डायपोल मूवमेंट कितना है, पी मैंने बोल दिया, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितनी है, 2L है। इसको मैंने प्लस क्यू चार्ज बोल दिया, और इसको मैंने यहाँ पर, इसको मैंने प्लस क्यू चार्ज बोल दिया, इसको मैंने माइनस क्यू चार्ज बोल दिया। और इसमें फोर्स कहाँ को लेगा, इधर की ओर। फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, E इंटू क्यू होगी। और इसमें फोर्स कहाँ को लेगा, इधर की ओर। इसकी वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, अगेन E इंटू क्यू के बराबर होगी। ना अब अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि नेट फोर्स, नेट टॉर्क नहीं, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन डायपोल, बताओ कितना होगा, एफ नेट कितना होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एफ नेट कितना होगा, F1 प्लस F2, और जो सम होगा कैसे सम होगा, वेक्टर सम होगा, यानी कितना आ जाएगा ये F1 प्लस F2 आ जाएगा। देखो F1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ई क्यू के बराबर है, और प्लस F2 की वैल्यू कितनी है, उतनी है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ से क्या कैसा आ जाएगा, माइनस ई आ जाएगा। माइनस किसको दिखा रहा है कि इसकी डायरेक्शन की क्या है, ठीक अपोजिट है या एंटी पैरेलल है। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, ई क्यू माइनस कितना आ गया, ई क्यू आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अवर डायपोल इज इक्वल टू 0। अब जब कभी भी किसी भी एक सिस्टम में लगने वाला नेट फोर्स 0 होता है, देन फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम या ऑन दिस डायपोल, वो उसका फॉर्मूला होता है क्या मेरे पास, फोर्स, जितना उसमें फोर्स लग रहा है, सिंगल फोर्स जो है उसमें, और मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। मल्टीप्लाई में क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इक्वल एंड या बिटवीन एंटी पैरेलल फोर्सेस, एंटी पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कब, जब उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो, 0 हो, तब टॉर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एंटी पैरेलल फोर्सेस। फोर्स कितना लग रहा है भाई, फोर्स ये लग रहा है क्यू ई के बराबर। अब हमें निकालना क्या है फिर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एंटी पैरेलल फोर्सेस। अब एंटी पैरेलल फोर्सेस कौन कौन से हैं, एक ये है, एक ये है, इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए या तो उसको पीछे बढ़ा दो या इसको आगे बढ़ा दो। एक काम कर रहा हूँ, इसको ऐसे आगे बढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। मैंने अज्यूम किया था कि ये जो मेरे पास डायपोल है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर रखा हुआ है, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू
थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा मेरा, थीटा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, लगा दो इसमें साइन थीटा। तो साइन थीटा अगर मैं लगाऊंगा यहाँ पर, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो इसको कुछ नाम दे दो यार, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो। तो लंब कितना है मेरे पास यहाँ पर, ए सी है, और डिवाइड में कर्ण कितना है मेरे पास, ए बी के बराबर है। तो यहाँ से मेरे पास ए सी इक्वल टू कितना आ गया, ये ए बी साइन थीटा आ गया। और ए सी इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है, 2l के बराबर है। तो ए बी इक्वल टू 2l इंटू साइन थीटा, ऐसा कुछ आया। और जो ए सी है यही क्या है मेरा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एंटी पैरेलल फोर्सेस। तो उठा के वैल्यू पुट कर दो। और टॉरो कैसे दिखाते हैं हम, टाउ से दिखाते हैं। तो टाउ विल बी इक्वल टू फोर्स एफ, और फोर्स की वैल्यू कितनी है, क्यू इंटू ई के बराबर है। और इंटू ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। इंटू में कितना आ जाएगा, ये वैल्यू जो किसके बराबर है, 2l साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, ये क्या निकल के आया, मेरा टॉर्क का फॉर्मूला निकल के आया। थोड़ा बहुत इसको रीअरेंज कर लो। तो यहाँ से मेरे पास टॉर्क इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये दिस इज q इंटू 2l और इंटू ई, और इंटू कितना आ गया, ये साइन थीटा आ गया। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने चीज लिखी ना यहाँ पर q इंटू 2l, ये क्या है मेरे पास, p के बराबर है, यानी मोमेंट सॉरी डायपोल मोमेंट के बराबर, यानी कितना आ जाएगा, q इंटू 2l आ जाएगा। ठीक, p इक्वल टू q इंटू 2l। उठा के वैल्यू कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो। तो टाउ इक्वल टू कितना आ गया, ये p e, और ये मेरे पास इंटू में साइन थीटा। तो दिस इज अवर टॉर्क एक्टिंग ऑन, फॉर्मूला ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस डायपोल, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एक चीज आपको यहां पर आनी चाहिए, वो ये है कि अगर किसी डायपोल पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है, तब ये डायपोल पर लगने वाला टॉर्क होता है वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्सेस होता है, या बोलते हैं इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लिख लेना कहीं पर। चीज क्या है, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस डायपोल is equal to 0, then torque on this dipole will be independent from axis of rotation। कहने का मतलब ये है कि मैं इसको इस एक्सिस के बाद रोटेट कराऊं, या इस एक्सिस के बाद रोटेट कराऊं, या इस एक्सिस के बाद रोटेट कराऊं, या फिर इस एक्सिस के बाद रोटेट कराऊं, हर एक्सिस के अबाउट इस पर लगने वाला जो टॉर्क होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। बशर्ते कंडीशन क्या है कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाए, 0 हो जाए। और यहां से एमसीक्यू का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि भाई अलग अलग एक्सेस दे देगा, वो बताओ इनमें से मतलब लगने वाला टॉर्क किस में अधिक होगा, किस में कम होगा। तो आप थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, कंफ्यूज होते हो इस फॉर्मूले से। लेकिन ध्यान क्या देना है कि नेट फोर्स कितना है, 0 है, तो हर एक्सेस के अबाउट टॉर्क क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो यहां पर लिखेंगे हम टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल in uniform field is independent from axis of rotation। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ओके, नाउ अब ये मेरे पास क्या निकल के आया, फाइनल फॉर्मूला निकल के आया, एंड इट इज दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हमने डिस्कस किया था टॉर्क की डायरेक्शन होती है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, इट मीन टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और हम पहले से भी जानते हैं कि भाई टॉर्क ऐसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती है तब इस फॉर्मूले को मैं वेक्टर फॉर्मूला लिख सकता हूं। तो इसे कुछ इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, और फिर हिंट डालो क्या, इन वेक्टर फॉर्म। हिंट डालो क्या, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। देखो यहां पर जो P है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो E है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इस टाउ को मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये P क्रॉस E हो जाएगा। टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, P क्रॉस E। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू PE साइन थीटा इंटू ए वेक्टर n कैप। n कैप इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। या फिर अगर मैं क्या निकालूं, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क निकालूं, देन दिस विल बी इक्वल टू PE साइन थीटा। यही रीजन है कि मैं इस
फॉर्मूले को या इक्वेशन नंबर 1 को इस तरह से लिख सकता हूं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं? कैसा? ऐसा। देखो जरा समझो, इसको मिटा रहा हूं मैं। क्या इसको मैं ये लिख सकता हूं कि टॉर्क टाउ इज इक्वल टू ई क्रॉस पी? क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं? आंसर है ऐसा मैं नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, जरा समझेंगे हम, इससे समझेंगे, ठीक है। देखो P किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। और E किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। और P क्रॉस E निकालो, कैसे आएगा? ऐसे। कैसे आएगा P क्रॉस E? ऐसे। P क्रॉस E को हम ऐसे राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये P ऐसे है इन दिस डायरेक्शन, E ऐसे है। P क्रॉस E चाहिए, कहां की ओर आया? अंदर की ओर। यानी P क्रॉस E करके जो नया वेक्टर आएगा वो कहां की ओर होगा? ऐसे अंदर की होगा, अंदर की ओर होगा और परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड होगा। और वही डायरेक्शन किसकी है? टॉर्क की भी है। यानी इस समय जो हमारे थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो हमारे मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन से मैच खा रहा है। लेकिन अगर मैं क्या निकाल दूं यहां से? E क्रॉस P निकाल दूं, तो ये E ऐसे है, P ऐसे है, तो E क्रॉस P कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा। देखो मैग्नीट्यूड तो मैच कर जाएगा लेकिन डायरेक्शन मैच नहीं कर रही है, तो ये फॉर्मूला नहीं होगा भाई, ये फॉर्मूला नहीं होगा। सिर्फ कौन सा फॉर्मूला आएगा हमारा? ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते, तो ध्यान देना हमेशा हमें क्या लिखना है? P क्रॉस E लिखना है, ना कि E क्रॉस P। ये आपको क्या रहना चाहिए? ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज आवर वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क। नाउ अब यहां पर केस 1 लिखूं। केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में मैं एक काम कर रहा हूं, इस डायपोल को, जो मेरे पास डायपोल है उसको एट 90 डिग्री रख रहा हूं। थीटा इक्वल टू कितना है मेरे पास? 90 डिग्री है। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का क्या कहने का मतलब हुआ? ये मेरे पास इस तरह से क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायपोल मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है। यहाँ पर क्यू चार्ज और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज। यहाँ फोर्स कहाँ की ओर लगेगा? इधर की ओर। किसके बराबर? क्यू ई के बराबर। इसमें फोर्स कहाँ की ओर लगेगा? इधर की ओर। किसके बराबर? माइनस क्यू ई के बराबर। तो इस केस में इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा बताओ? ध्यान समझना, नेट फोर्स पूछ रहा हूँ। एफ नेट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। सेम रीजन, ठीक है, बिकॉज दोनों फोर्स कैसे हैं? एंटी पैरेलल हैं। दूसरी चीज, अगर मैं टॉर्क की बात करूंगा तो टॉर्क विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास? PE साइन 90। और साइन 90 कितना होता है? मैक्सिमम होता है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होती है? 90 पर। और कितनी होती है? 1। तो कितना आ जाएगा? ये PE आ जाएगा। तो टाउ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? PE। अगर ये साइन की मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 होती है तो ऑब्वियसली बात है ये टॉर्क की क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क विच इज इक्वल टू PE, जो किसके बराबर आएगा मेरे पास? PE के बराबर आएगा, ठीक है। नाउ केस सेकंड देखो, मैं क्या कर रहा हूं, इसको 0 डिग्री पर रख रहा हूं। केस सेकंड क्या हो जाएगा? एट 0 डिग्री। बताओ फिर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री पर कितना टॉर्क लगेगा? केस सेकंड में क्या है मेरे पास? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। कहने का मतलब ये हुआ, ये मेरे पास इस तरह से यूनिफॉर्म फील्ड है, ओके। अब मैंने यहां कर दिया डायपोल, रख दिया इस तरह से। यहां पर कितना चार्ज है? माइनस क्यू चार्ज। यहां कितना चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज। यहां फोर्स कहां क्यों लगेगा? इन दिस डायरेक्शन। कितना? क्यू ई, बशर्ते ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई है। यहां कितना फोर्स लगेगा? इधर की ओर। कितना? अगेन कितना लगेगा? क्यू ई लगेगा। अगर मैं इसमें लगने वाला एफ नेट निकालूंगा तो एफ नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? 0 आ जाएगा। अगर मैं इसमें लगने वाला टॉर्क निकालूंगा तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? PE साइन थीटा होता है, हमने पढ़ा हुआ है। इस केस में थीटा इक्वल टू कितना है? 0 है। तो कितना आ जाएगा? टाउ इज इक्वल टू PE साइन 0 आ जाएगा। और साइन 0 की वैल्यू जग जाहिर है कितनी होती है? 0 होती है। अगर साइन 0 0 होता है तो पूरी कैलकुलेशन कितनी आ जाएगी? 0। तो टाउ इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी इस केस में टॉर्क कितना हो जाएगा इस पर लगने वाला? नेट टॉर्क विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस पॉइंट पर टॉर्क मैक्सिमम था, जैसे ही ऐसे हुआ टॉर्क 0 हो गया। तो यहां से हमें क्या फील आ रही है? जो इसमें लगने वाला टॉर्क है वो क्या करना चाह रहा है? इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करना चाह रहा है। ऐसे आपको फील आ रही है? पहले डायपोल ऐसा था, टॉर्क लगा, कैसा हो गया? ऐसा हो गया। और ऐसा होती टॉर्क कितना हो गया? 0 हो गया। तो यहां से हमें फील आ रही है कि जो इस पर लगने वाला टॉर्क है इस डायपोल पर, वो इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करना चाह रहा है। तो इसमें हम लिख देंगे, ऐसे नोट करके लिख देंगे,
टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इज ट्राइंग अलाइन डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें लिख देंगे हम टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल is tend to align dipole in the direction of electric field, in the direction of electric field, in the direction of electric field। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि क्या करता है, जो टॉर्क होता है वो इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में अलाइन करना चाहता है। क्लियर बात? ओके, अगर इतनी बात समझ में आ गई, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस केस सेकंड के अंदर थोड़ा सा और स्पेशल केस देखते हैं। अभी तक मैंने क्या किया, अपने फील्ड को यूनिफॉर्म रखा। अगर मैं ये केस लेके चलूं कि डायपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बट फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, तो कुछ ऐसा केस है मेरे पास। तो इसी के नीचे केस ए डालना, केस सेकंड के अंदर केस ए, और बहुत इंपॉर्टेंट केस है, यहां से क्वेश्चन बनता है। केस सेकंड के अंदर क्या है मेरे पास, केस ए है। देखो मेरे पास क्या है, इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और साफ साफ दिख रहा है भाई यूनिफॉर्म तो नहीं है। क्या यूनिफॉर्म है? बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बनाया यहां पर, ये यूनिफॉर्म है या नहीं है आपकी नजरों में? नहीं है। देखो यहाँ डेंसिटी क्या है, यहाँ बोलते हैं यहाँ क्लोजनेस क्या है, कम है, यहाँ क्लोजनेस क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ इंटेंसिटी कम है। अब अज्यूम कर लो यहाँ मैंने एक डायपोल रखा हुआ है इस तरह से यूं करके, और अभी भी एंगल कितना है, 0 डिग्री है। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कितना चार्ज होगा, -q चार्ज, यहाँ पर कितना चार्ज होगा, +q चार्ज। और हमको तो पता है भाई कि जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तो इसमें लगने वाला टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड टॉर्क विल बी इक्वल टू 0। लेकिन बात किसकी है, फोर्स की। बताओ इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, 0 या फिर नॉन 0। कमेंट ऑन फोर्स एक्टिंग ऑन दिस डायपोल व्हेन दिस डायपोल इज प्लेस्ड एट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0। तो कैसे निकालोगे, जरा देखो, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, अलग अलग होगी? ऑब्वियसली बात है, अलग अलग होगी। मैं अज्यूम करो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, E1 है, यहाँ कितनी है, E2 है। बताओ E1 और E2 में से कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी, क्लोज होंगी, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो E2 विल बी ग्रेटर देन E1। E2 की जो वैल्यू होगी वो E1 से क्या होगी, ज्यादा होगी। अब देखो यहां पर लगने वाला फोर्स कितना, कहां की ओर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इस डायरेक्शन में। लेट अस से दिस इज फोर्स F1, तो इस F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q इंटू E1 हो जाएगी। अब यहां फोर्स कहां की ओर लगेगा, अपवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और यहां पर लगने वाला फोर्स कितना हो गया, लेट अस से F2 हो गया, और इस F2 की वैल्यू कितनी होगी, बताओ, E2 इंटू Q के बराबर होगी। अगर मेरे पास E2 इज ग्रेटर देन E1 है तो ऑब्वियसली बात है जो F2 होगा वो भी क्या होगा, F1 से बड़ा होगा। ऐसा होगा, नहीं होगा? यानी इस -q चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स है वो इस +q चार्ज पर लगने वाले फोर्स के बराबर न होकर उससे क्या है, ज्यादा है। तो इन दोनों फोर्स का नेट इफेक्ट किस डायरेक्शन में आएगा, बताओ? अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा। ये जो नेट फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा या फिर अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? कहां की ओर होगा, बताओ? देखो ये फोर्स ज्यादा है, ये कम है, ऑब्वियसली बात है ये डोमिनेट करेगा, तो पूरा डायपोल कहां की ओर जाएगा, इधर की ओर जाएगा। यानी लगने वाला नेट फोर्स होगा तो F नेट विल बी इन दिस डायरेक्शन, यानी जो F नेट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो होगा किसके बराबर है, F2 प्लस F1 के बराबर होगा, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इन दिस डायरेक्शन। कहां की ओर, इधर की ओर। और इस डायरेक्शन को क्या नाम दूंगा मैं, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या बोल सकता हूं टूवर्ड्स द, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है, या ऐसा बोल सकते हैं इसको, टूवर्ड्स द हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा ही बोल सकते हैं। या बोल सकते हैं
टुवर्ड्स द हायर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उस डायरेक्शन में क्या लगेगा, हमारा फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बोलूं तो कहां की ओर, टुवर्ड्स, ये डायरेक्शन कौन सी हुई, लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं टुवर्ड्स हायर इंटेंसिटी हायर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जहां की ओर ज्यादा होगी उस डायरेक्शन में क्या लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा। तो नेट फोर्स भाई नॉन जीरो होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, और फोर्स लगेगा कहां की ओर, इधर की ओर। ठीक, अब इसी में केस सेकंड ले लेते हैं। अभी तो मैंने कैसे रखा, मैंने चार्ज इधर रखा प्लस चार्ज इधर, यानी डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। डायपोल मोमेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, इसका मतलब एंगल कितना है, 0 डिग्री है। अगर मैं एंगल को कितना कर दूं, 180 कर दूं, कितना कर दूं एंगल को, 180, तो क्या होगा बताओ, इधर बना रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको गौर से समझना। अभी इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे हम, जो आप सब लोग करते हैं उसी को इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से समझाने की कोशिश करेंगे। इसी में केस बी आ जाएगा, केस बी में क्या हो जाएगा, एंगल थीटा इक्वल टू कितनी डिग्री, 180 डिग्री। अगेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है तो टाउ इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, पी ई साइन 180 आ जाएगा, और साइन 180 अगेन कितना होता है, 0 होता है, तो टॉर्क तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो किसी भी टाइप का रोटेशन तो नहीं होने वाला। तो होगा क्या, हमें कमेंट किस पर करना है, नेट फोर्स पर करना है। तो पहले तो क्या बनाओ, यहां पर इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, ये इस तरह से मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां मैंने एक डायपोल रखा हुआ है यूं करके, और ये कैसा चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, और एक ऐसा चार्ज है मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको ना। अभी डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की ओर है, इधर की ओर है, तो एंगल कितना हो जाएगा, अपने आप ही 180 डिग्री का हो जाएगा। अब बताओ फिर इस पॉइंट पर इस पर फोर्स कहां की ओर लगेगा, हम सब जानते हैं नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स विल बी अपवर्ड टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कहां की ओर लगेगा फोर्स, इधर की ओर। लेट अस से दिस फोर्स इज F1, इस पर फोर्स कहां की ओर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कहां की ओर, इधर की ओर। लेट अस से दिस फोर्स इज F2। बताओ F1 और F2 में से कौन सा फोर्स सॉरी ज्यादा होगा। ऑब्वियसली बात है जो F2 होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा मेरे पास, F1 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्लोजनेस ज़्यादा है, यहाँ क्लोजनेस कम है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ कम होगी, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ई होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब F2 विल बी ग्रेटर देन F1। अगर मैं इसमें F नेट निकालूंगा तो F नेट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये F2 वेक्टर प्लस कितना आ जाएगा, F1 वेक्टर, और इनका रिजल्टेंट देखो ये डोमिनेट करेगा, यानी ये फोर्स डोमिनेट कर रहा है, तो नेट फोर्स कहां की ओर होगा, इधर की ओर, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट, यानी नेट फोर्स कहां की ओर लगेगा, राइट हैंड साइड की ओर लगेगा, या इसको ऐसे ही बोल सकते हो, टुवर्ड्स लोअर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टुवर्ड्स लोअर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम हो रही होगी उस डायरेक्शन में क्या लगेगा, हमारा फोर्स लगेगा। कब, जब मैं इलेक्ट्रिक डायपोल को कैसे रखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रखूं। अगर मैं इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखता हूं तो फोर्स कहां की ओर लगता है, टुवर्ड्स द हायर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड बोथ द कॉन्सेप्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब इससे रिलेटेड एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है जो हम अपने बचपन में एक एक्टिविटी किया करते थे अपने घरों में, और उसी को क्या करेंगे हम इस पूरे कॉन्सेप्ट की हेल्प से समझेंगे। देखो कैसे, आप सब लोगों ने एक खेल खेला होगा, आप अपनी पेंसिल को या फिर अपनी जो पेन होती है प्लास्टिक की जो उसके बाहर कवर होता है उसको ऐसे अपने बालों में रब करते हो, फिर कागज़ के टुकड़े के पास ले जाते हो और कागज़ के टुकड़े उसमें क्या कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। अब ये कैसे होता है, इस कॉन्सेप्ट के बेस पर हम क्या करेंगे उसको समझेंगे। ठीक, देखो जरा, मान लिया मेरे पास इस तरह से एक पेन का एक इस तरह से क्या है मेरे पास बाहर का उसका कवर है पेन का, ठीक, और यहाँ मेरे पास कुछ क्या है, यूं करके ये कागज़ के टुकड़े हैं। इनिशियली
इस पर भी नेट चार्ज कितना है, 0 है, इस पर भी नेट चार्ज कितना है, 0 है, ठीक है। या इसको मैं ऐसे ही बोल सकते हैं, अब किसी भी मटेरियल में पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है नहीं होता है? आंसर है हाँ जी, होता है। लेकिन इनिशियली क्या हुआ होगा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है वो नेगेटिव चार्ज के सेंटर के साथ कोइंसाइड कर गया होगा, ठीक है। ये हम जब डायपोल पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस किया था। सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब होता है, जरा समझो। जैसे H2O का हमने एग्जांपल लिया था, H2O कुछ ऐसा होता है, HH, इसमें क्या चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। देखो किसी भी एक मॉलिक्यूल, अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल में बात करें, इस मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन ये अलग अलग है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज इधर है, यहाँ इधर है, और नेगेटिव चार्ज इधर है। लेकिन हम किसकी बात करेंगे, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी इन दोनों का सेंटर कहां पर होगा और कैसे निकालेंगे, जैसे हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं वैसे क्या निकालेंगे, सेंटर ऑफ चार्ज निकालेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज माना इधर हो गया, इसका सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज यानी इधर हो गया, यानी ये क्या बन गया, एक डायपोल बन गया। सेम उसी तरीके से इनिशियली क्या हुआ है क्या होता है, इस पेपर में जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं। इसका मतलब इसका नेट डायपोल मोमेंट इनिशियली कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं इसमें सिर्फ एक टुकड़ा ले रहा हूं, मैंने एक टुकड़ा यहां पर रख दिया यूं करके, एक टुकड़ा लिया और इसका जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और इसी के ऊपर सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। ये बात समझ में आती है आपको। नाउ अब मैं क्या करूंगा, इस रॉड को ऐसे अपने बालों पर घिसूंगा या बोल सकता हूं ऐसे एक कपड़े से रब करूंगा, और मैं अज्यूम कर रहा हूं इसमें कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। कैसा चार्ज आया इसमें, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, आंसर है हाँ जी आएगा। इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर कहां चले गए, मेरे बालों में चले गए। अब मैं क्या करूंगा, इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को मैं कहां लाऊंगा, इधर लाऊंगा। अगर मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना चाहूं, कैसे होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कुछ ऐसे निकलेंगी, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ रॉड, ठीक है। तो इस रॉड को मैं यहां से इधर लाया, यूं करके मैंने यहां पर रख दी इस रॉड को। इसमें कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या है इसकी इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। अब ऐसा होते ही पता क्या होता है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है वो क्या करेगा, इधर की ओर भागेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, ऐसे है, और ये खुद पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है इधर की ओर जाएगा, और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कहां की ओर आएगा, इधर की ओर आएगा। तो जैसे मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी पेपर कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इधर की ओर आ जाएगा और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इधर की ओर खिसक जाएगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज में क्या लगेगा, रिपल्सन, और नेगेटिव चार्ज में क्या लगेगा, अट्रैक्शन। तो ऐसा हो जाएगा कुछ, यानी सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इधर खिसक जाएगा और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज उधर की ओर खिसक जाएगा, और ऐसा होते ही यहां क्या बन जाएगा, एक डायपोल बन जाएगा। क्या बन गया, एक डायपोल बन गया, और डायपोल की डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है। अब इस तरीके के डायपोल इस कागज के अंदर बन गए। अब ये कागज कहां रखा हुआ है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और डायपोल जो है वो किसकी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। और जब ऐसे कुछ कंडीशन होती है कि डायपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस पर फोर्स कहां की ओर लगता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होती है उस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। यानी ये कागज कहां की ओर आएगा, इधर की ओर आएगा, बिकॉज यहाँ इंटेंसिटी क्या ज्यादा है, यहाँ इंटेंसिटी कम है, तो ये कागज क्या करेगा, इस तरह से इस पेन की ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यही रीजन है जब हम इस तरह से क्या करते हैं, ऐसे खींचते हैं और लगाते हैं, ये क्या कर जाता है, अट्रैक्ट कर जाता है। तो इस तरीके का मैकेनिज्म उसके अंदर हो रहा होता है, या फिर ये क्या है, उसका एक एक्सप्लेनेशन है, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है कि क्यों कागज क्या कर जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है, पहले तो इस तरह से एक डायपोल क्रिएट होता है, और जो डायपोल को मैं इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा, और डायपोल और इसके बीच का एंगल कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, तो फोर्स कहां की ओर लगता है, टुवर्ड्स द हायर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, यानी ये कहां की ओर आएगा, इधर की ओर। किधर है बात, तो दिस इज आवर आंसर, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन वी प्लेस्ड इट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। एक बहुत गहराई और बड़ी शिद्दत से बनाया गया लेक्चर है, और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करता है, आपको कुछ नॉलेज प्रोवाइड करता है, तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब के लिए थैंक यू, धन्यवाद।
बाय बाय।